ये दो कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट सुनो। पहला, इंडिया में हर 15 सेकंड में एक एसी बिक रहा है, और दूसरा, आज भी इंडिया के 100 घरों में से लगभग सिर्फ 8 ही घरों में एसी है। मतलब इंडिया का एसी पेनिट्रेशन अभी भी सिर्फ 8% है, और ये 8% का पेनिट्रेशन डेवलप्ड कंट्रीज में 90% तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ये दो फैक्ट से क्या पता चला? इंडिया में एसी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, और अभी ये इंडस्ट्री इंडिया में अपने शुरुआती दौर में है। लास्ट 5 सालों में इंडिया का एसी मार्केट ऑलमोस्ट डबल होके अराउंड 1.5 करोड़ यूनिट तक पहुंच चुका है, और इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2030 तक एनुअल एसी सेल्स 3 करोड़ यूनिट्स के आसपास रीच कर सकता है। इससे क्या होगा? कूलिंग इंडस्ट्री की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है, और इस ट्रेंड के अराउंड कुछ कंपनीज क्वाइटली मल्टी ईयर ग्रोथ इंजन बिल्ड कर सकती हैं। कौन सी है वो कंपनीज, कौन से हैं वो स्टॉक्स, यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। हीट एक्सचेंजर्स, चिलर्स और लिक्विड कूलिंग सिस्टम जैसे सेगमेंट्स में कैपेसिटी एक्सपेंशन फास्ट पेस पर चल रहा है, स्पेशली एआई डेटा सेंटर्स की राइजिंग डिमांड की वजह से। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इंडिया की एसी इंडस्ट्री समझेंगे, पूरी वैल्यू चेन को ब्रीफली जानेंगे, ताकि जो मैं आपको आगे स्टॉक्स बताने वाली हूँ वो आप अच्छे से समझ पाएं। ऐसे कितने स्टॉक्स हम देखेंगे? पूरे 8 स्टॉक्स। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और आखिर में कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके घर में कौन सी कंपनी का एसी लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर इंडिया की एसी इंडस्ट्री को समझना है तो सिर्फ वोल्टास या ब्लू स्टार जैसे ब्रांड्स देखना इनफ नहीं होगा। रियल अपॉर्चुनिटी पूरी एसी वैल्यू चेन में हिडन है। आज भी इंडिया में लगभग 65% एसी कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं, यानी एसी की डिमांड इंडिया में क्रिएट हो रही है, लेकिन उसके काफी पार्ट्स अभी भी बाहर से आते हैं। इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए लोकलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग पुश अग्रेसिवली बढ़ रहा है। एक एसी असल में कई कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है: कंप्रेसर, कॉइल्स, रेफ्रिजरेटर, गैस, मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और शीट मेटल। और क्योंकि एसी के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 55 to 65% हिस्सा रॉ मटेरियल से आता है, कॉपर, स्टील और फ्रेट कॉस्ट डायरेक्टली कंपनी मार्जिन्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इंडिया में ये सब कौन बना रहा है? सबसे पहले आते हैं कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स। एम्बर एंटरप्राइजेस और ईपैक ड्यूरेबल एसी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में मेजर प्लेयर्स हैं। वर्टुओसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बिल्ड कर रहा है। अब कंप्रेसर की इंपॉर्टेंस समझिए। इंडिया की एनुअल डिमांड लगभग 21 मिलियन यूनिट्स है, लेकिन उसमें से 14 से 15 मिलियन कंप्रेसर्स अभी भी इंपोर्ट होते हैं। सप्लाई चेन को सपोर्ट करने में कॉपर और इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, जहां आर ग्लोबल जैसे प्लेयर्स इनडायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं। फिर आता है रेफ्रिजरेंट गैस इकोसिस्टम। कूलिंग का एक्चुअल इफेक्ट रेफ्रिजरेंट गैसेस की वजह से आता है। इस सेगमेंट में एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन, स्टालिन फ्लोरोकेमिकल्स और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। उसके बाद केआरएन हीट एक्सचेंजर जैसे कंपनीज आती हैं, जो हीट एक्सचेंजर्स बनाती हैं। ये एसी के कोर कूलिंग कंपोनेंट्स होते हैं, और डेटा सेंटर्स, रेलवेज और बस एसीज में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट लेयर है ओईएम और ओडीएम मैन्युफैक्चरर्स की। सिंपल लैंग्वेज में ये वो कंपनीज है जो एसीज डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती हैं, चाहे एसी किसी और ब्रांड के नाम से ही क्यों ना बिकती हो। एम्बर एंटरप्राइजेस, ईपैक ड्यूरेबल और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड्स जैसे वोल्टास, ब्लू स्टार, आईएफबी और हैवेल्स, जो प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हैं। और वैल्यू चेन का फाइनल स्टेप है रिटेलर्स, विजय सेल्स, क्रोमा, आदित्य विजन और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, जो एसीज को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। इसलिए इंडिया की कूलिंग स्टोरी सिर्फ एसी ब्रांड्स की स्टोरी नहीं है। जब एसी पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो उसका बेनिफिट कंप्रेसर मेकर्स, रेफ्रिजरेंट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड्स और रिटेलर्स सबको मिल सकता है। दोस्तों, कूलिंग डिमांड एक कंज्यूमर ट्रेंड जरूर है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी क्वाइटली बिल्ड हो रही है। अब चलिए इस वैल्यू चेन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एम्बर एंटरप्राइजेस। अगर आप एम्बर को सिर्फ एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी समझते हैं तो आप स्टोरी का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। कंपनी अब एसीज के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवेज और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जैसे हायर मार्जिन बिजनेसेस में अग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। FY26 में कंपनी ने 12,186 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 22% ग्रोथ थी। ऑपरेटिंग एबिटा भी 22% बढ़कर 970 करोड़ तक पहुंच गया। ग्रोथ का मेजर ड्राइवर है कंपनी के रीसेंट एक्विजिशंस। एम्बर ने शोगनी टेक्नो आर्ट्स में 80%, यूनिट्रॉनिक्स में 50.4% और पावर वन माइक्रोसिस्टम में 60% स्टेक एक्वायर किया।
सिंपल लैंग्वेज में समझे तो शोगिनी पीसीबी बनाती है, यूनिट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स बनाती है और पावर वन सोलर इन्वर्टर्स, यूपीएस सिस्टम्स, ईवी चार्जर्स और बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस में काम करती है। यानी एम्बर अब सिर्फ एसी असेंबल नहीं करना चाहती। कंपनी पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और फाइनल एप्लीकेशंस तक पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर रही है। इसी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने के लिए कंपनी नोएडा में एस&के सर्किस जेवी के साथ 3,200 करोड़ का पीसीबी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और लोकलाइजेशन दोनों पर अग्रेसिवली फोकस कर रहा है। नंबर्स भी इसी डायरेक्शन को सपोर्ट करते हैं। FY26 में इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट ने 49% ग्रोथ डिलीवर की और मैनेजमेंट FY27 में भी लगभग 40% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। बिजनेस मिक्स देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट का रेवेन्यू 8,383 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स का 3,268 करोड़ और रेलवेज बिजनेस का 535 करोड़ रहा। रेलवे सेगमेंट में भी कंपनी अग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। सिद्वाल की फरीदाबाद फैसिलिटी रेडी हो चुकी है, जहां HVAC सिस्टम्स, पैंट्री इक्विपमेंट, डोर्स और गैंगवेज मैन्युफैक्चर होंगे। ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और मैनेजमेंट के पास ऑलरेडी 2600 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ओवरऑल एम्बर ग्रेजुअली एक एसी मैन्युफैक्चरर से डाइवर्सिफाई होकर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवेज, डेटा सेंटर कूलिंग, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में एंटर कर रहा है। अगर ये ट्रांजिशन सक्सेसफुल रहता है तो फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है। अब नेक्स्ट कंपनी है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार को ज्यादातर इन्वेस्टर्स एक एसी ब्रांड के रूप में जानते हैं, लेकिन कंपनी धीरे धीरे खुद को एक ब्रॉडर कूलिंग और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्लेयर के रूप में पोजीशन कर रही है। रेसिडेंशियल एसी मार्केट में मैनेजमेंट का नियर टर्म टारगेट 15% मार्केट शेयर अचीव करना है। फिलहाल ब्लू स्टार का वॉल्यूम मार्केट शेयर 11.25% और वैल्यू मार्केट शेयर 14.25% है, जो ये दिखाता है कि कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स रिलेटिवली प्रीमियम कैटेगरी में आता है। लेकिन कंपनी के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सिर्फ होम एसी बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है। ब्लू स्टार अपने इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है और यूएस और यूरोप में OEM हीट पंप मार्केट में भी एंट्री कर रहा है। ये सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेवलप्ड मार्केट्स में एनर्जी एफिशिएंट हीटिंग और कूलिंग सॉल्यूशंस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी के लिए सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी कमर्शियल एयर कंडीशनिंग और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट सेगमेंट्स में है। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल प्रोडक्शन, लार्ज फैक्ट्रीज और खासकर डेटा सेंटर्स के रैपिड एक्सपेंशन के साथ एडवांस कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ डेटा सेंटर कूलिंग मार्केट ही लगभग 3500 करोड़ का अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करता है, जहां स्पेशलाइज्ड HVAC सॉल्यूशंस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इंडस्ट्री डिमांड भी लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। FY25 में RAC इंडस्ट्री का साइज लगभग 15 मिलियन यूनिट्स था। वेदर रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस की वजह से FY26 में टेम्परेरी स्लो डाउन देखने को मिला और वॉल्यूम्स लगभग 14.5 से 14.75 मिलियन यूनिट्स के आसपास रहे। लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY27 तक इंडस्ट्री फिर से रिकवर होकर लगभग 17.5 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच सकती है। हालांकि ब्लू स्टार ये भी मानता है कि इंडस्ट्री मार्जिन्स पर प्रेशर बना रह सकता है क्योंकि कंपटीशन काफी इंटेंस है और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ रही है। इसलिए कंपनी उन सेगमेंट्स पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज के बेसिस पर बेटर प्राइसिंग और स्ट्रॉन्गर मार्जिन्स मिल सकती है। कमोडिटी इन्फ्लेशन और फॉरेक्स वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए ब्लू स्टार पहले ही लगभग 8% प्राइस हाइक ले चुकी है। इसके अलावा हायर एनर्जी एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स की वजह से भी कंपनी ने लगभग 5% एडिशनल प्राइस इंक्रीज किया है। सिंपल शब्दों में ब्लू स्टार की फ्यूचर ग्रोथ सिर्फ ज्यादा होम एसीज बेचने पर डिपेंड नहीं करती। कंपनी धीरे धीरे कमर्शियल कूलिंग, इंडस्ट्रियल HVAC और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेगमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, जहां अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़े हैं और कंपटीशन भी रिलेटिवली कम है। नेक्स्ट स्टॉक इज वोल्टास। अगर इंडियन एसी मार्केट में किसी कंपनी ने कंसिस्टेंटली लीडरशिप मेंटेन की है तो वोल्टास उस लिस्ट में सबसे आगे है। FY26 में कंपनी ने लगभग 22.5 लाख एसी यूनिट्स बेचे, जबकि पूरी इंडस्ट्री की सेल्स अराउंड 1.43 करोड़ यूनिट्स थी। इसके साथ वोल्टास अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से भी 5.1% वॉल्यूम मार्केट शेयर लीड मेंटेन करता है। मार्च 2026 कंपनी के बेस्ट एवर सेल्स मंथ्स में से एक था। इस ग्रोथ को सपोर्ट किया नए एसी मॉडल्स, AI बेस्ड फीचर्स जैसे अडैप्टिव कूलिंग और जियो फेंसिंग और स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क ने। लेकिन वोल्टास की स्टोरी भी सिर्फ रेसिडेंशियल एसीज तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी वॉलबैक जॉइंट वेंचर के थ्रू सानन फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग और लोकलाइजेशन बढ़ा रही है। इससे इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंसी कम होगी और सप्लाई चेन एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। बिजनेस को ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होम और कमर्शियल एसीज, दूसरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स और तीसरा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अभी सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एसी बिजनेस के साथ साथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट सेगमेंट्स में भी दिख रहा है। इसका रीजन है अर्बनाइजेशन,
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन और स्पेशली डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स। जब नए फैक्ट्रीज, कमर्शियल बिल्डिंग्स या डेटा सेंटर्स बनते हैं तो उन्हें एडवांस्ड कूलिंग, वेंटिलेशन और इंजीनियरिंग सिस्टम्स की जरूरत होती है। इस डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है वोल्टास का 6200 करोड़ का ऑर्डर बुक, जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए कंपनी ने 5 से 10% तक प्राइस हाइक्स लिए और कॉपर प्राइस बढ़ने पर एडिशनल 1 से 2% इंक्रीज भी पास ऑन किया है। साथ ही कंपनी के कई लार्ज प्रोजेक्ट्स में प्राइस वेरिएशंस क्लॉजेस होते हैं, जिससे कमोडिटी कॉस्ट बढ़ने का इंपैक्ट मार्जिन्स पर कम पड़ता है। मैनेजमेंट का मानना है कि FY26 में वेदर रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस की वजह से इंडस्ट्री ग्रोथ स्लो रही। अगर FY27 में डिमांड नॉर्मल होती है तो RAC इंडस्ट्री वॉल्यूम्स में 15 से 20% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सिंपल वर्ड्स में वोल्टास सिर्फ AC बेचने वाली कंपनी नहीं है, ये रेसिडेंशियल कूलिंग, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और डेटा सेंटर लेड कूलिंग डिमांड तीनों थीम पर पोजिशन्ड है। अगर AC पेनिट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग दोनों ग्रो करते हैं तो वोल्टास के मल्टीपल बिजनेसेस उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी इज LG को सिर्फ एक AC या अप्लायंस ब्रांड समझना गलत होगा। आज इंडिया में कंपनी एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम की तरह ऑपरेट करती है। FY26 में LG इंडिया ने 24,605 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होम अप्लायंसेस और एयर सोल्यूशन डिवीजन का था, जिसका रेवेन्यू 18,160 करोड़ रहा और एबिट मार्जिन 9.8% था। ग्रोथ के साथ साथ कंपनी लोकलाइजेशन पर भी अग्रेसिवली फोकस कर रही है। LG श्री सिटी में 5,000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेवलप कर रही है, जहां लोकलाइज प्रोडक्शन 2026 के एंड तक ग्रेजुअली स्टार्ट होने के एक्सपेक्टेड है। इससे इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम हो सकती है और मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। Q4 FY26 में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू 8,054 करोड़ रिपोर्ट किया। डिमांड रिकवरी का बेनिफिट मल्टीपल कैटेगरीज में देखने को मिला, लेकिन AC बिजनेस स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा, जहां क्वार्टरली AC सेल्स 10 लाख यूनिट क्रॉस कर गई। प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर्स, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 स्टार रेटेड एयर कंडीशनर्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि LG सिर्फ रिटेल कंज्यूमर्स को टारगेट नहीं कर रही। कंपनी ने नए 5 स्टार AC मॉडल्स लॉन्च किए जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यानी LG रेसिडेंशियल डिमांड के साथ साथ B2B कूलिंग अपॉर्चुनिटीज को भी कैप्चर करना चाहती है। सिंपल वर्ड्स में LG की इंडिया स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स पर बेस्ड है: प्रीमियम प्रोडक्ट्स, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स। अगर इंडिया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो LG उस ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकता है। नेक्स्ट कंपनीज LG इक्विपमेंट्स। अगर AC इंडस्ट्री में कंप्रेसर्स को हार्ट बीट माना जाए तो LG इक्विपमेंट्स उस इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कंपनी एयर कंप्रेसर्स बनाती है जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्लांट्स और मल्टीपल कूलिंग एप्लीकेशंस में यूज होता है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि रेवेन्यू को FY26 के 4,180 करोड़ से बढ़ाकर FY31 तक 7,125 करोड़ तक ले जाया जाए। साथ ही लॉन्ग टर्म में 18% एबिटा मार्जिन और 35% ROCE अचीव करने का गोल भी रखा गया है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने एग्जीक्यूशन पर काफी फोकस किया है। नॉर्थ अमेरिका बिजनेस जो ERP इंप्लीमेंटेशन के बाद टेम्परेरी इंपैक्ट हुआ था, अब FY23 लेवल्स पर वापस आ चुका है। यूरोप ऑपरेशंस भी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद ब्रेक इवन पोजीशन पर पहुंच गए हैं। लेकिन LG की रियल स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी और मार्केट शेयर गेन्स में नजर आती है। कंपनी ने जून 2025 में अपनी प्रोप्राइटरी डिमांड मैच टेक्नोलॉजी लॉन्च की, जो ट्रेडिशनल वेरिएबल स्पीड ड्राइव सिस्टम का लोअर कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है। सिंपल लैंग्वेज में ये टेक्नोलॉजी कस्टमर्स को एनर्जी सेविंग्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती है विदाउट द हाई अपफ्रंट कॉस्ट। अगर एडॉप्शन बढ़ता है तो कंपनी को बेटर प्राइसिंग पावर और हायर मार्केट शेयर मिल सकता है। LG अपनी प्रोडक्ट रेंज भी एक्सपांड कर रही है। एयर कंप्रेसर्स के साथ साथ ड्रायर्स, एल्यूमिनियम पाइपिंग सिस्टम्स, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स और वैक्यूम पंप्स जैसे एडजेसेंट कैटेगरीज में भी काम कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी इंडस्ट्री से फास्टर ग्रो कर रही है। इंडिया में कंप्रेसर मार्केट लगभग 4% ग्रो कर रही है, जबकि LG 11% ग्रोथ डिलीवर कर रही है। यूरोप में मार्केट फ्लैट है, फिर भी कंपनी 10% ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्री ग्रोथ सिर्फ 1.5% है, लेकिन LG ने 12% ग्रोथ अचीव की है। सिंपल वर्ड्स में LG सिर्फ इंडस्ट्री ग्रोथ पर डिपेंड नहीं कर रही। कंपनी टेक्नोलॉजी इनोवेशन, प्रोडक्ट एक्सपेंशन और ग्लोबल मार्केट शेयर गेन्स के थ्रू कॉम्पिटिटर्स से फास्टर ग्रो करने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। नेक्स्ट कंपनीज KRN हीट एक्सचेंजर। अगर कंप्रेसर्स AC का हीट है तो हीट एक्सचेंजर्स उसका कूलिंग इंजन है। यही कंपोनेंट एक्चुअल हीट ट्रांसफर करता है और इसी नीश सेगमेंट में KRN हीट एक्सचेंजर अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहा है। कंपनी ने रिसेंटली अपना नया HVAC मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कमीशन किया है। मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि FY27 में ये प्लांट अराउंड 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और FY28 में 80% यूटिलाइजेशन तक पहुंच सकता है। इंपॉर्टेंटली ये प्लांट टू एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से लगभग
6 टाइम्स लार्जर कैपेसिटी लेकर आया है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करता है। लेकिन KRN सिर्फ ट्रेडिशनल हीट एक्सचेंजर्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती। स्फीयर रेफ्रिजरेशन एक्विजिशन के थ्रू कंपनी बस AC सेगमेंट में भी एंटर कर चुकी है। साथ ही इंडियन रेलवेज के लिए बार एंड प्लेट हीट एक्सचेंजर्स के फील्ड ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और मैनेजमेंट नियर टर्म ऑर्डर इनफ्लोज की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। सबसे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी डेटा सेंटर कूलिंग में नजर आती है। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स के ग्रोथ के साथ एडवांस कूलिंग सिस्टम्स की डिमांड भी रैपिडली बढ़ रही है। KRN ग्लोबल प्लेयर वर्टिफ के क्वालिटी ऑडिट्स पास कर चुकी है और मैनेजमेंट डेटा सेंटर लिंक्ड फिन एंड ट्यूब सेगमेंट में 80 to 90% ग्रोथ पोटेंशियल देख रहा है। बिजनेस मॉडल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह भी है कि कॉपर, एल्यूमिनियम और करेंसी फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट लार्जली कस्टमर्स तक पास थ्रू हो जाता है। कंपनी क्वार्टरली प्राइस रीसेट मैकेनिज्म यूज करती है, जिससे कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी का डायरेक्ट इंपैक्ट मार्जिन्स पर काफी हद तक कम हो जाता है। एक्सपोर्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर बन रहे हैं। FY26 में एक्सपोर्ट्स कंपनी का रेवेन्यू का 16% था। मैनेजमेंट का टारगेट है कि इसे FY27 में 30% और अगले 3 सालों में 50% तक ले जाना है। सिंपल वर्ड्स में KRN अब सिर्फ हीट एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरिंग नहीं रही, कंपनी HVAC, बस ACs, रेलवेज और डेटा सेंटर कूलिंग जैसे मल्टीपल हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर रही है। रिस्क की बात करें तो प्रमोटर्स ने अप टू 10 लाख शेयर सेल करने का इंटेंशन डिस्क्लोज किया है थ्रू अ पोटेंशियल QIP लिंक ट्रांजैक्शन। मैनेजमेंट ने इसे पर्सनल और फाइनेंशियल रीजंस बताया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक सेंटिमेंट पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट कंपनी सुब्रोस। जब कूलिंग इंडस्ट्री की बात होती है तो फोकस यूजुअली होम AC ब्रांड्स पर चला जाता है, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑटोमोटिव कूलिंग सिस्टम में भी है और सुब्रोस उस सेगमेंट का इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सिंपल लैंग्वेज में सुब्रोस कार्स, बसेस और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए AC सिस्टम्स और थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कंपनी सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं बल्कि कंप्लीट कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। FY26 ऑपरेशनली कंपनी के लिए काफी स्ट्रांग रहा। रेवेन्यू में 11.5% ग्रोथ, EBITDA में 5.8% ग्रोथ और पैट में 10.2% ग्रोथ देखने को मिली। ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ा रहा बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव कर रहा है। सबसे इंप्रेसिव परफॉर्मेंस Q4 में आई। कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू 1050 करोड़ रिपोर्ट किया, जो ईयर ऑन ईयर 15.5% ग्रोथ थी। मैनेजमेंट के मुताबिक ये ग्रोथ हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम्स और नए कस्टमर्स ऑर्डर की वजह से आई। यहाँ ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट भी क्लियरली नजर आता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में फिक्स्ड कॉस्ट काफी हाई होता है, इसलिए जब प्रोडक्शन वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगता है। इसी वजह से Q4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स सीक्वेंशियल बेसिस पर लगभग 26.4% बढ़ा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स, बसेस और ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे ट्रेंड्स ऑटोमोटिव कूलिंग डिमांड को सपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में सुब्रोस AC इंडस्ट्री का डायरेक्ट प्ले नहीं है बल्कि ऑटोमोटिव कूलिंग थीम पर प्ले है। अगर व्हीकल प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट कूलिंग डिमांड ग्रो करती है तो कंपनी को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी इज नवीन फ्लोरिन। AC इंडस्ट्री में कंप्रेसर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट गैस भी होता है और इसी सेगमेंट में नवीन फ्लोरिन एक की प्लेयर है। कंपनी रेफ्रिजरेंट गैसेस मैन्युफैक्चर करती है, इंक्लूडिंग R32, जो न्यूअर जनरेशन ACs में वाइडली यूज होती है बिकॉज इट हैज अ लोअर एनवायरमेंटल इंपैक्ट कंपेयर टू ओल्डर रेफ्रिजरेंट्स। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में AC डिमांड ग्रोथ और लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रेफ्रिजरेंट्स की तरफ शिफ्ट की वजह से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बिजनेस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। इस डिमांड को कैप्चर करने के लिए नवीन फ्लोरिन एडिशनल 15,000 MTPA R32 कैपेसिटी ऐड कर रही है, जो Q3 FY27 तक ऑपरेशनल होने की एक्सपेक्टेड है। मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स के हिसाब से ये एक्सपेंशन अलोन 600 से 825 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है। कंपनी का मानना है कि इंडिया की कूलिंग डिमांड और ग्लोबल एनवायरमेंटल रेगुलेशंस दोनों लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। जैसे जैसे AC अडॉप्शन बढ़ेगा और इंडस्ट्री इन्वायरमेंटली फ्रेंडलियर रेफ्रिजरेंट्स की तरफ शिफ्ट करेगी, R32 जैसे गैसेस की डिमांड भी बढ़ सकती है। मैनेजमेंट ने यह भी हाईलाइट किया है कि रेफ्रिजरेंट गैसेस का ग्लोबल डिमांड सप्लाई एनवायरनमेंट करंटली सपोर्टिव है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी स्ट्रांग नजर आ रही है। सिंपल वर्ड्स में नवीन फ्लोरिन सिर्फ एक केमिकल कंपनी नहीं है, ये AC इंडस्ट्री के क्रिटिकल कंपोनेंट रेफ्रिजरेंट गैस में ऑपरेट करती है। अगर इंडिया की कूलिंग स्टोरी एक्सपेक्टेड पेस से ग्रो करती है तो कंपनी उस ट्रेंड की इंपॉर्टेंट बैकएंड बेनिफिशियरी बन सकती है। दोस्तों, इंडिया की कूलिंग इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन पुश जितना एक्साइटिंग दिख रहा है, एग्जीक्यूशन लेवल पर उतना स्मूथ नहीं है बिकॉज ऑफ BIS और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर रेगुलेशंस। इंडिया अग्रेसिवली AC मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइज करना चाहता है, लेकिन रियलिटी ये है कि कंट्री अभी भी कंप्रेसर्स के लिए हेविली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। इसी डिपेंडेंसी को देखते हुए द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने मार्च 2027 तक कंप्रेसर इंपोर्ट्स पर टेम्पररी रिलैक्सेशन दे दिया है अंडर अमेंडेड QCO नॉर्म्स।
अब कंपनीज अपने FY25 इंपोर्ट्स वॉल्यूम्स के बेसिस पर लिमिटेड क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकती है विदाउट फुल QCO कंप्लायंस। रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर्स बिलो 2 टन कैपेसिटी के लिए इंपोर्ट्स को FY25 वॉल्यूम्स के 40% तक अलाउ किया गया है, जबकि एसीज और हीट पंप्स में यूज होने वाले कंप्रेसर्स के लिए कैप 30% रखा गया है। BIS ने इनर ग्रूव कॉपर ट्यूब्स इंपोर्ट्स पर सर्टिफिकेशन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस टाइटन कर दिए हैं। प्रॉब्लम यह है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अभी इतना मैच्योर ही नहीं है कि ये एंटायर डिमांड फुलफिल कर सके। रिजल्टेंटली KRN को प्रिकॉशनरी बेसिस पर अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स का बफर इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ रहा है ताकि सप्लाई डिस्ट्रप्शन से प्रोडक्शन इंपैक्ट ना हो। बट इसका डायरेक्ट इंपैक्ट वर्किंग कैपिटल पर पड़ता है बिकॉज कंपनी को एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ रही है। दैट्स व्हाई इंडिया की कूलिंग इंडस्ट्री एक फुल स्केल इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन बन चुकी है। जब भी इंडिया में एक नया AC इंस्टॉल होता है, उसके पीछे डजन्स ऑफ कंपनीज साइमल्टेनियसली काम कर रही होती हैं। एग्जाम्पल, एम्बर कंपोनेंट्स और OEM मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नवीन फ्लोरीन कूलिंग गैसेस बना रहे हैं, KRN हीट एक्सचेंजर एक्चुअल हीट ट्रांसफर सिस्टम्स बिल्ड कर रहे हैं, LG इंडस्ट्रियल कंप्रेसर्स पावर कर रही है, सुब्रोस ट्रांसपोर्ट कूलिंग सिस्टम को स्केल कर रहे हैं और वोल्टास, ब्लू स्टार, LG जैसे ब्रांड्स कंज्यूमर डिमांड को कैप्चर कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट इंडियन कूलिंग इंडस्ट्री। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताना कि कूलिंग वैल्यू चेन का सबसे पावरफुल प्लेयर कौन सा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.